तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम सिंगल आइटम का जो बिड होता है उस बिड में हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। जो सप्लाई का बिड होता है, प्रोडक्ट का बिड होता है, उन सारे बिडों में हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी हमारे पास जो है टोटल 4 बिड है जो सप्लाई के हैं। हमने कैसे पहचाना कि ये सप्लाई के बिड हैं, तो वो हम मोटा मोटी अभी देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ जब हम आइटम कैटेगरी पे गौर करते हैं तो यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ लिखा हुआ है एक्सटर्नल ब्रांडिंग सिंगेज बोर्ड Q3। Q3 लिखा हुआ है, इसका मतलब या तो ये कस्टम बिड होगा या तो ये सिंगल प्रोडक्ट बिड होगा। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर नीचे स्पेसिफिकेशन दिया होगा प्रोडक्ट का अटैचमेंट के रूप में तो वो कस्टम बिड है। लेकिन अगर उसमें हर एक स्पेसिफिकेशन अलग अलग लिख के दिया होगा यहाँ पे तो वो हो जाएगा सिंगल आइटम बिड। यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अटैचमेंट नहीं लगा हुआ, यहाँ पे सिंगल सिंगल आइटम का दिखाया हुआ है ना। सिंगल सिंगल आइटम हमें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो बिड है ये सिंगल आइटम बिड है, ठीक है। यहाँ पहचानने में कोई डाउट, किसी को कोई डाउट पहचानने में? ओके। दूसरा सेम है एक्सटर्नल ब्रांडिंग सिंगेज बोर्ड, यहाँ भी Q3 लिखा हुआ है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पाते हैं हम कि यहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है अलग अलग क्राइटेरिया के रूप में, मतलब कि ये भी एक प्रोडक्ट बिड है। अगला बिड देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर Q2। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिड जो है Q2 में है। तो Q2 का मतलब ये हुआ कि आपको इस प्रोडक्ट का ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा। जिस भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट रीसेल करना चाहते हैं उस ब्रांड से आपको ऑथोराइजेशन लेके फिर आप इस प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं। ये दोनों तो थे Q3 एंड Q4 में, तो इसमें आप इजीली डील कर सकते थे क्योंकि इसमें आपको ऑथोराइजेशन लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ था ना Q3, तो इसमें आप इजीली डील कर सकते हैं, कोई ऑथोराइजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें क्या है, ये Q2 में है तो इसमें आपको ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा। अब Q2 है तो इससे साफ साफ पता लगता है कि ये सिंगल प्रोडक्ट बिड ही है। यहाँ देखिए सबका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है अलग अलग, मतलब कि ये प्रोडक्ट बिड है, ठीक है। Q2 का मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ये इसमें ऑथोराइजेशन लेंगे हम तभी काम हो पाएगा, ठीक है। अगला है डेस्कटॉप कंप्यूटर Q2 और लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस विद ABR Q2 V2 मतलब वर्जन 2। इस कैटेगरी में दूसरी बार अपडेट आया है और ये भी जो है वो Q2 कैटेगरी में है, मतलब कि इस वाली कैटेगरी में भी आपको ऑथोराइजेशन लेके ही काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी देखिए Q2 लिखा हुआ था, यहाँ पे भी Q2 लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि ये जो बिड है ये सिंगल बिड है, मतलब सिंगल आइटम ही है, इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर ही है खाली 15 पीस और कुछ नहीं है। तो ये सिंगल आइटम बिड हो गया। इसमें एक से ज़्यादा आइटम है, मतलब एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है और दूसरा लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस है, तो ये बंच बिड हो गया। दोनों में अंतर कितना होता है, बस इतना सा कि एक सिंगल बिड में, सिंगल आइटम बिड में एक आइटम होता है और बंच बिड में एक से ज़्यादा आइटम होता है, 2 3 4 5 10, जितना बायर की मर्जी उतना इसमें आइटम होता है, ठीक है। ठीक है, हेलो जी। अब हम इस बिड में पार्टिसिपेट करेंगे तो मोटा मोटी हमने टेंडर का डॉक्यूमेंट पढ़ना तो देख ही लिया था, एक बार और हम देख लेते हैं शॉर्ट में। यहाँ जो है ये बिड नंबर है, ये बिड की एंड डेट है, इससे पहले पहले आपको स्टेट और टाइम से पहले पहले आपको पार्टिसिपेट कर लेना है। ऑफर वैलिडिटी आपकी 180 दिन तक की रहेगी, 180 दिन तक आप इसका रेट चेंज नहीं कर सकते और बायर भी 180 दिन के अंदर अंदर इस बिड को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कैटेगरी का नाम है कि ये कैटेगरी है और यहाँ पे ये जो है आइटम का नाम है। यहाँ पे MSME एग्जामेशन एंड स्टार्टअप एग्जामेशन दोनों में नो किया हुआ है, मतलब कि ये MSME और स्टार्टअप को एग्जामेशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ नो करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अगले ही लाइन में यहाँ लिखा होता है कि इन केस एनी बिडर इज सीकिंग एग्जामेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर क्राइटेरिया द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू प्रूव हिज एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामेशन मस्ट बी अपलोडेड फॉर इवैल्यूएशन बाय द बायर। मतलब कि अगर कोई बिडर जो है एग्जामेशन चाहता है
तो वो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके वो एग्जाम्शन ले सकता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे पास्ट परफॉर्मेंस मांगा गया 80%। बिट टू आर ए नो है। बिट टू आर ए नो कहने का मतलब कि लास्ट में इसके बोली नहीं लगेगी, ठीक है। टाइम अलाउ फॉर टेक्निकल क्लैरिफिकेशन, मतलब कि यहाँ पे आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा अगर आपके डॉक्यूमेंट कुछ कमी पाई जाती है तो वो डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करने के लिए। टाइप ऑफ बिट 2 पैकेट बिट है, मतलब कि पहले टेक्निकल डॉक्यूमेंट खुलेगा फिर जाके आपका जो है ये रेट खुलेगा। तो सबसे पहले जिसका भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट में पास होगा वही बंदा आगे जाके उसका रेट खुलेगा, जिसका टेक्निकल पास नहीं होगा उसका रेट नहीं खुलेगा। अगला आता है ईएमडी अमाउंट 16,500। इसमें ईएमडी मांगा गया है, ईएमडी मांगा गया है, लेकिन अगले ही लाइन में लिखा होता है द बिडर सीकिंग ईएमडी एग्जाम्शन मस्ट सबमिट द वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसमें भी सेम वही बात किया जा रहा है कि जो भी बिडर जो है वो अगर ईएमडी में एग्जाम्शन चाहते हैं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज लाइक एमएसएमई सर्टिफिकेट अपलोड करके ईएमडी एग्जाम्शन ले सकते हैं। मतलब कहने का सीधा सीधा ये है कि अगर किसी भी बिड में ईएमडी मांगा गया है तो आप उसमें एग्जाम्शन ले सकते हैं अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं तो, ठीक है। अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड है तो आप इस किसी भी बिड में ईएमडी एग्जाम्शन ले सकते हैं। अगला देखते हैं हम, मेक इंडिया परचेज प्रेफरेंस नो है और रिजर्व फॉर एमएससी यस है। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है रिजर्व फॉर एमएससी यस, मतलब कि ये जो बिड है ये मैन्युफैक्चरर के लिए ही रिजर्व है। यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट एज ए रीसेलर पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद हम पार्टिसिपेट ना कर पाए इस बिड में। अब हम ट्राई करके देखेंगे हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन 90% कन्फर्म हो गया है ये देख के कि रिजर्व फॉर एमएससी यस किया हुआ है, मतलब कि इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा बिड है एक और इसी आइटम का, ये भी देख लेते हैं। इसमें भी क्या है, इसमें भी सेम वही है, मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला ये स्पेसिफिकेशन है, इसी के हिसाब से हमें अपना कैटलॉग डालना होगा। यही उन्होंने एडिशनल स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि एडिशनल उनको ये चीज़ और चाहिए। तो हम जो रेट देंगे इसका तो देख के ही देंगे, साथ में ये जो इनका एडिशनल फीचर है ये एडिशनल फीचर देख के भी हम इसका रेट अपलोड करेंगे। ये कंसाइनी है कि यहाँ लोकेशन पे इस आइटम पे चाहिए। डिलीवरी रेट का टाइम मिलता है 180 दिन का, 6 महीने का हमें टाइम मिलता है डिलीवरी करने के लिए, हमें ऑर्डर मिल जाएगा उसके बाद। यहाँ पे ये टर्म एंड कंडीशन है, ये नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन है, ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है इसमें। यहाँ एक अटैचमेंट लगा गया है, ये एक हम अटैचमेंट देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे अटैचमेंट लगाया हुआ है। ये सारे टर्म एंड कंडीशन वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, पिछले वाले में हमने बताया भी आपको पिछले क्लास में कैसे पढ़ना चाहता है। उसके बाद यहाँ देखिए टर्नओवर क्राइटेरिया, टर्नओवर ये सब तो पुराना ही है, सर्विस एंड सपोर्ट पुराना ही है, टोल फ्री नंबर, एस्केलेशन मैट्रिक्स ये हमने कल के ट्रेनिंग में देखा ही था, तो ये सब पुराना ही है, ये सब पुराना वाला ही चलता रहता है। बस यहाँ चेंज हो जाता है ये वाला बायर एडेड बिड स्पेसिफिक एटीसी, यहाँ चेंज होता है, और जो अटैचमेंट लगा होता है उसमें चेंज होता है। तो आपको इन्हीं दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक बार आप ये इसके ऊपर का डॉक्यूमेंट बना लोगे ना वो हर टेंडर में लगता रहेगा। बस खाली आपको ये बायर एडेड बिड स्पेसिफिक एटीसी ये पढ़ लेना है कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। तो इसमें मांगा गया है प्रोडक्ट शुड बी मेक इन इंडिया एंड ऑल्सो हैव टू अपलोड मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे आपसे मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। दूसरा मांगा गया है मटेरियल विल बी चेक्ड बाय बायर्स लैब एंड द रिजल्ट ऑफ लैब विल बी सोल क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द देम। ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट होगा उसको चेक करेंगे बायर, अगर ओके होगा तो ही वो एक्सेप्ट करेंगे, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी और एमएसएमई, तो ये तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, ये सबके पास होता ही है। उसके बाद यहाँ पे मांगा गया है बिडर मस्ट हैव मिनिमम 5 years ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस विद सिमिलर कैटेगरी प्रोडक्ट। सक्सेसफुल फुल बिडर हैव टू डिपॉजिट 0.75% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। यहाँ जो पहला लिखा हुआ बिडर मस्ट हैव मिनिमम 5 years ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, देखिए यहाँ पे तो ये मांग रहे हैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि अब हमें यहाँ पे बायर हमें पास करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए बायर को यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि 5 साल का एक्सपीरियंस इनको चाहिए ही चाहिए, ये गलत है। बायर ज़बरदस्ती 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं मांग सकते जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आपको एमएसएमई वालों को एग्जाम्शन देना है। फिर भी हम इस टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या किया जाता है। इस सिचुएशन में हमें जहाँ तक लग रहा है कि इसमें वही होगा, बायर इनको डिस्क्वालीफाई करेंगे, क्योंकि ये टेंडर ही बनाया गया उस तरीके से किसी एक पर्सन को ये टेंडर देने के लिए, ये देखने से ही पता लग रहा है। लेकिन फिर भी हम पार्टिसिपेट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। अगला है सक्सेसफुल बिडर
हैव टू डिपॉजिट EMD 0.75% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। ये अभी नहीं देना हमें, जब भी हमें काम मिलेगा तो हमारे काम का जो भी ऑर्डर वैल्यू होगा उसका 0.75% हमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में जमा कराना पड़ेगा डिपार्टमेंट में, तब जाके हम काम स्टार्ट करा सकते हैं। ये जो हम जमा कराएंगे हम DD या FD के रूप में जमा करा सकते हैं, लेकिन हम FD के रूप में जमा कराएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि FD पे हमें इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, DD पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये आप बायर से रिक्वेस्ट करके FD के रूप में जमा करा सकते हैं। अगला, buyers have full right to qualify and disqualify any bidder and buyer can terminate the contract or any parts of this tender। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायर के पास पूरा राइट है, पूरा अधिकार है किसी भी बिडर को क्वालिफाई एंड डिस्क्वालीफाई करने का, और किसी भी सिचुएशन में किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देने का। ये टर्म एंड कंडीशन थोड़ा सा गलत है, बायर को ऐसा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि लग ही रहा है वैसा कि किसी एक को देने के लिए टेंडर है, तो इसमें इन्होंने बढ़िया बढ़िया टर्म एंड कंडीशन डाल रखे हैं। तो ये आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि कौन सा टेंडर नॉर्मल है, कौन सा टेंडर इधर उधर वाला है। ठीक है, अगला है द बिडर मस्ट हैव टू सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑन INR 100 नॉन जुडिशियल स्टैम्प ड्यूली नोटराइज फॉर नॉट हैविंग डिवाइडेड ब्लैक लिस्टेड। अब ये आपको देखिए ब्लैक लिस्टिंग का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे। तो ये आपको एक बनवा के रख लेना है, बनवा लेंगे तो ठीक है, नहीं बनवाएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि आप अगर बनवा लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, मैटर चेंज हो जाता है, तो जो भी मैटर होगा उसी मैटर के हिसाब से आपको बनवाना पड़ता है, तो फिर बनवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हम इस टेंडर के लिए तो बनवाना ही पड़ेगा, तो हम बनवा लेंगे। अगला है द बिडर्स आर फर्निश एन एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर ड्यूली नोटराइज हैविंग वैल्यू ऑफ टू इफेक्ट दैट। अब ये कह रहा है ये वारंटी के लिए भी इनको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक अंडरटेकिंग चाहिए वारंटी के लिए, कि जो प्रोडक्ट की वारंटी होगी वो 3 साल की होगी। ठीक है, अगला है करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये तो यही है, यही अंडरटेकिंग हमें देना है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे। तो हमसे जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट अब हम दोबारा से देख लेते हैं कि हमसे डॉक्यूमेंट क्या क्या यहाँ पे मांगा गया है। तो उसकी एक हम लिस्ट अलग बना लेंगे कि हमसे डॉक्यूमेंट इन्होंने क्या क्या मांगा हुआ है। सबसे पहले जो इन्होंने हमसे मांगा है ये सारे डॉक्यूमेंट तो नॉर्मल है, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है ही। ये सीरियल नंबर 12 के ऊपर, यहाँ इसके ऊपर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट पहले से अवेलेबल है, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये कॉमन डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास हमेशा अवेलेबल होगा ही। ये इन्होंने प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके का प्रोडक्ट इनको चाहिए। ठीक है, तो ये सारा स्पेसिफिकेशन पढ़ लेंगे और उसके हिसाब से हम इसका रेट देंगे। ठीक है, ये 12 के ऊपर हमारे पास डॉक्यूमेंट पहले से ही अवेलेबल है, क्योंकि ये कॉमन डॉक्यूमेंट है, हमने आप लोगों को अंडरटेकिंग वगैरह भेज रखा है, तो वो कॉमन डॉक्यूमेंट आपको बना के रेडी करके रख लेना है। यहाँ पे जो मांगा गया है, यहाँ पे मांगा गया है हमसे आधार, पैन, GST, MSME, ये भी नॉर्मल चीज़ है, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल होगा ही। दूसरा यहाँ पे मांगा गया है 2 चीज़ें, एफिडेविट, एक ब्लैक लिस्टिंग का, एक अलग जो मांगा गया है, बाकी चीज़ें तो नॉर्मल ही है, तो नॉर्मल चीज़ें तो हमारे पास होंगी ही। दूसरा एक चीज़ जो हमसे मांगा गया है अलग, वो मांगा गया है, पहला हमसे मांगा गया है एफिडेविट 100 रुपये पे ब्लैक लिस्टिंग का। दूसरा मांगा गया हमसे एफिडेविट सेम 100 रुपये पे ही, किसका, वारंटी का। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा इनके द्वारा हमसे मांगा गया है, बाकी डॉक्यूमेंट तो हमें लगाना ही है। बाकी जो हमने पहले ही बता रहा है कि आपको जो बिड की डॉक्यूमेंट होगी वो बिड का डॉक्यूमेंट आपको साइन करके साइन स्टैम्प करके अपलोड करना है, एंड जो अटैचमेंट होगा, बिड का अटैच्ड डॉक्यूमेंट होगा, उसको भी हमें साइन स्टैम्प करके अपलोड करना है। तो ये 4 चीज़ें तो हमें अपलोड करना ही करना है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम कि इसमें डॉक्यूमेंट किस तरीके से हमें अपलोड करना है। तो यहाँ अपलोड करने का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ होता है कि हमें किस तरीके से अपलोड करना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंस, टर्नओवर, ATC, OEM ऑथराइजेशन और ATC 1। एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस, ATC हमसे मांगा गया है। यहाँ पे एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस, ATC, OEM
और ATC 1, मतलब इन 5 पार्ट में हमसे ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। डॉक्यूमेंट और भी है जो है GST आधार पैन तो है ही है, GST आधार पैन, MSME, कैंसिल चेक, ये सब हमारे पास जो होगा ना वो हम लगा देंगे। यह मैंने पहले ही बताया आपको, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैं कॉमन डॉक्यूमेंट। तो ये कॉमन डॉक्यूमेंट तो आपको लगाना ही लगाना है, सब टेंडर में लगाना है। अंडरटेकिंग 9 पेज का हमने वर्ड की फाइल भेजा हुआ है आपको, वो 9 पेज वाला, और गवर्नमेंट का गाइडलाइंस, ठीक है, 5 पेज का जो डॉक्यूमेंट है वो। ये सब कुछ हमने पहले से आपको भेजा हुआ ही है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, एफिडेविट हमें 100 रुपये का स्टैम्प पेपर बनाना है, एफिडेविट 100 रुपये का हमें वारंटी वाला बनाना है। सबसे पहले अब हम ये देख लिया, अब हम सीधा कैटलॉग अपलोड करते हैं जो इस बिड में मांगा गया है। इस बिड में जितने भी कैटलॉग होंगे, ये तो अभी सिंगल बिड है, सिंगल आइटम बिड है, तो सिंगल आइटम बिड में एक ही कैटलॉग होता है, बंच बिड में एक से ज़्यादा कैटलॉग होते हैं। तो हम अभी इस बिड के लिए एकदम कैटलॉग हम डालेंगे। ये आईडी हम लॉगिन कर लेते हैं अपने, ये हमारी आईडी लॉगिन हो गई है। मैं ये क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि आईडी इन्हीं की है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी आईडी सेव है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी डाउट हो जाता है। सुषमा एंटरप्राइज आईडी ठीक है। अब हम कहाँ आएंगे, मार्केट में आएंगे, मार्केट में आके यहाँ पे मार्केट प्रोडक्ट सर्च, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट है, ये कैटेगरी का नाम है, ये कैटेगरी का नाम हम डालेंगे, क्या है नाम कैटेगरी का, एक्सटर्नल ब्रांडिंग सिंगेज बोर्ड। तो यहाँ पे हम कैटेगरी का नाम डालेंगे, डाल दिया हमने नाम, यहाँ से हमारा ओपन हो गया, इसको ओपन कर लेंगे। सबसे पहला पैरामीटर देखेंगे क्या है, मटेरियल, मटेरियल मांगा गया है एक्रिलिक, तो यहाँ पे हम मटेरियल चूज कर लेंगे एक्रिलिक। जो पैरामीटर बिड में मांगा गया हमें सेम पैरामीटर यहाँ पे लगाना होगा। मटेरियल एक्रेलिक मांगा इन्होंने, एक्रेलिक चूज कर लिया हमने। साइज मांगा इन्होंने 22x6, तो हम यहाँ साइज चूज कर लेते हैं 22x6। उसके बाद इन्होंने मांगा है सिंगेज प्रिंटिंग बोथ साइड, तो ये भी हम डाल देते हैं 1 साइड एंड सिंगल साइड। और कैसे बोथ साइड, यहाँ लिखा है ना, देखिए यहाँ पे बोथ साइड, 1 साइड और सिंगल साइड सब कुछ है इसमें। तो हम किसी भी एक के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हमें, और हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल, 3 में से 2 ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमें इनमें से छांटने की ज़रूरत नहीं है, हम इन दोनों में से किसी एक से आगे बढ़ सकते हैं। 3 जो कैटलॉग है, इन्हीं 3 कैटलॉग में से किसी एक से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम देख रहे हैं, अगर इसी में हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे लिख देते ये एक्रेलिक, एक्रेलिक के बाद कुछ और लिख देते, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्रेलिक, आयरन, मेटल, स्टेनलेस स्टील, ये 4 ऑप्शन देते हैं। तो इन चारों में से हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है जो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने तो एक ही ऑप्शन दिया था, हमने एक ऑप्शन चुन लिया, यहाँ पे भी एक था, एक चुन लिया। यहाँ पे इन्होंने 2 ऑप्शन दिया है, तो 2 ऑप्शन में से जो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं वो ऑप्शन यहाँ पे हम चुन लेंगे। क्या है, साइनेज प्रिंटिंग 1 साइड ऑफ द फ्लैक्स प्रिंटिंग और सिंगल साइड बिनाल प्रिंटिंग। तो यहाँ से हम जो मर्जी वो हम चूज कर सकते हैं, जो भी हम प्रोवाइड करवा सके। तो यहाँ हमने देख लिया, हमने अपना एक चूज कर लिया कि चलो हम ये प्रोवाइड करवा देंगे। अब यहाँ 2 प्रोडक्ट आए, 2 प्रोडक्ट आए, इसमें से किसी एक प्रोडक्ट को हमें न्यू टाइम में ओपन कर लेना है। न्यू टाइम में ओपन करने के बाद हमें इसको सेल दिस आइटम करना है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, कभी कभार इशू हो जाता है कि जब आप न्यू कैटलॉग डालते हैं, तो मतलब सॉरी, जब आप बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए कैटलॉग बनाते हैं, तो जैसे ही आप फिल्टर लगाते हैं तो आपको पता लगता है कि यहाँ वैसा एक भी प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप सेल दिस आइटम कर सके, क्योंकि वो सारे या तो OEM वेरीफाइड होते हैं या तो वो खुद OEM होते हैं। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ ये रीसेलर है UAMS,
और ये रीसेलर है अनब्रांडेड। तो अनब्रांडेड हमेशा नॉट वेरीफाइड होता है, अनब्रांडेड को तो हम ऐड कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको हम सेल लिस्ट आइटम कर लेते हैं। अगर हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं आता, सारे के सारे OEM वेरीफाइड आते या OEM ही आते, तो उस केस में हम क्या करते, उस केस में हमें एक नया प्रोडक्ट ऐड करना पड़ता। जो कि नया प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है वो हमने आपको पिछले क्लास में बताया है। यहाँ से हम इसका प्रोडक्ट आईडी ले लेते और इसी प्रोडक्ट आईडी से हम नया प्रोडक्ट ऐड कर देते। चाहे तो हम ये सेम फ़ोटो अपलोड कर देते, या जो हमारे पास फ़ोटो होता वो फ़ोटो अपलोड करके हम नया प्रोडक्ट अपलोड कर लेते बिड के लिए। वो तो ध्यान होगा आप लोगों को जो बताया था हमने, ध्यान होगा सबको। हाँ सर। अब हम इसको सेल दिस आइटम करके हम अपने कैटलॉग में ऐड कर लेते हैं। इसको मतलब हम पेयर कर लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं, सेल दिस आइटम कर लेते हैं। तीनों चीज़ें एक ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। पेयर, क्लोन, सेल दिस आइटम कर लिया। अब इसको हम अपनी आईडी में ऐड कर लेते हैं। ये हमने पिछले क्लास में बताया वो क्या क्या फिल करना होता है। ऑथराइजेशन नंबर NA, एजेंसी NA, डेट इसी महीने का 1 तारीख डाल देते हैं आज का ही, और इसी महीने का आखिरी डाल देते हैं यहाँ पे। कंट्री ऑफ ओरिजिन हमेशा इंडिया रहेगा। मेक इन इंडिया हमारी मर्जी, येस नो जो करना चाहे हम कर सकते हैं। उसके बाद ऑफर प्राइस यहाँ 1900 रुपया है, तो यहाँ ऑफर प्राइस स्क्वायर फुट में मांगा गया है 1900 है, तो यहाँ हम कम से कम 10% रेट कम डाल सकते हैं MRP से। जैसे 1900 मांगा है ना, तो यहाँ हम 1700 रुपये डाल सकते हैं। ये 10.53% हो गया, क्योंकि हमें इसको डायरेक्ट परचेज तो कराना नहीं है, बिड के लिए कैटलॉग डालना है ना, तो क्यों हम ज़्यादा कम रेट डालें। तो हम जो भी MRP था उससे मात्र 10% हमने कम रेट डाला है, ठीक है। लोकेशन हम चूज कर लेते हैं जहाँ पे भी हम है। बिड का लोकेशन कहाँ का है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम जहाँ के हैं वो लोकेशन चूज करेंगे। जैसे कि सेलर जो है वो दिल्ली के हैं, और ये बिड की जो लोकेशन थी, बिड की लोकेशन थी AP की, तो हम यहाँ पे हमने दिल्ली चूज किया है कि हम दिल्ली के हैं, ठीक है। वैसे आप चाहो तो दिल्ली MP कुछ भी चूज कर सकते हो, लेकिन हम दिल्ली चूज करके इसलिए रख रहे हैं कि अगर बाई चांस इस रेट पे अगर ऑर्डर आ भी जाता है तो हमारा दिल्ली का ही ऑर्डर होगा, हम सप्लाई कर पाएंगे ईजिली। नहीं तो अगर इस रेट पे ऑर्डर आ जाता है MP का, MP अगर हम डाल देंगे और MP का ऑर्डर आ जाएगा, तो हो सकता है कभी कभार हमारे लिए दिक्कत हो जाए MP में सप्लाई करना, दिल्ली से MP, इसलिए हम दिल्ली ही चूज करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पे 3 मंगा गया है, तो क्वांटिटी हम यहाँ पे 3 मैक्सिमम, करेंट स्टॉक भी 3, और यहाँ पे लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज 10 डाल देते हैं। इसको 7 प्रोसीड कर देते हैं। उसके बाद बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नया टैब जो खुलेगा उसको हम बंद कर देंगे, टर्म एंड कंडीशन वाला। उसके बाद हम इसमें कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हमारा कैटलॉग ये हो जाएगा पब्लिश होने के बाद 10 से 15 मिनट में ही हमारी मार्केट प्लेस शो हो जाएगा। उसके बाद हम इस टेंडर में इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि हम सिंगल आइटम बिड का कैटलॉग किस तरीके से डाल सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि टेंडर हम डॉक्यूमेंट कैटलॉग हम किस तरीके से डाल सकते हैं, ये हो गया। दूसरा भी सेम ही है, वो भी देख लिया। अब कभी एक स्पेसिफिकेशन में आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा होते हैं हमारे पास। जैसे कि ये वाला है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे मांगा गया प्रोसेसर जनरेशन 12 और हाइयर, तो यहाँ पे तो हम 12 ही चूज करेंगे। नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर मांगा गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सब कुछ मांगा गया है। तो इसमें से जो भी आप प्रोवाइड करा सकेंगे वो आपको डालना है कम रेट में, जो भी आप प्रोवाइड करा सकेंगे। प्रोसेसर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखिए i5, i7, i9 भी मांगा गया है। अब आप नॉर्मल सी बात है कि अगर आप यहाँ पे i9 चूज करके आगे बढ़ोगे तो आप तो रेट भी i9 का ही दोगे ना। अब i9 तो i7 के मुकाबले महंगा ही आता है, तो इसीलिए आपको यहाँ सबसे कम से कम बात चूज करके आगे बढ़ते रहना है, जिससे कि आप जो भी कैटलॉग ऑफर करें उसका रेट आप मिनिमम से मिनिमम कोट कर सके, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई एक ही लेके आगे बढ़ते रहना है। कभी कभार ऐसा हो जाएगा कि आप लेके आगे एक लेके आगे बढ़ोगे, लेकिन बाद में जब कोई फिल्टर ढूंढोगे आप तो वो फिल्टर आपका मैच ही नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक लेके आगे बढ़ गए, मान लिया हमने। अब यहाँ कैबिनेट फॉर्म फैक्टर, हम टावर पे आते हैं तो यहाँ मिलेगा, हमें टावर मिलेगा ही नहीं ऑप्शन, हमें यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा, टावर मिलेगा ही नहीं। जब हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फिर से वापस ऊपर आएंगे और ऊपर में से जहाँ पे भी हमने एक ऑप्शन चूज किया होगा ना, जैसे कि मान लेते हैं हमने रैम में हमने 8 GB चूज किया हुआ था, तो यहाँ पे हम एक और चूज कर देंगे 16। फिर आके नीचे चेक करेंगे कि अब यहाँ पे कैबिनेट फॉर्म फैक्टर में टावर की जगह पे मतलब टावर आया कि नहीं आया। अगर फिर भी नहीं आया तो हम 16 की जगह पे फिर ऊपर आएंगे, कुछ और चूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं चूज कर लिया था इंटेल Q470, तो यहाँ पे आके हम Q670 भी दोबारा चूज कर लेंगे। मतलब एक ही बार में हम 2 फिल्टर, इसमें 2 फिल्टर चूज किया हमने,
इसमें 2 फिल्टर चूज किया हमने। फिर नीचे आके देखेंगे कि कैबिनेट फॉर्म फैक्टर में हमारा टावर है या नहीं है। अब ये कट लॉग मैं आपको वैसे ही एक इसके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए, जब तक वो मार्केट में आ नहीं जाता, इसका भी मैं आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जिसका आपका जो पूरा थॉट है ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हम डालते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर डाल दिया हमने। अब इसका फिल्टर उठाएंगे। अब सबसे पहला फिल्टर है प्रोसेसर मेक इंटेल, छोड़ दे प्रोसेसर मेक इंटेल। ये जो फिल्टर है प्रोसेसर मेक इंटेल का, ये फिल्टर हम यहाँ पे लगाएंगे। प्रोसेसर मेक इंटेल लगा दिया। दूसरा फिल्टर कौन सा है? दूसरा फिल्टर यहाँ पे है प्रोसेसर जनरेशन 12 और हाइयर। तो यहाँ पे हम डालेंगे प्रोसेसर जनरेशन 12 और हाइयर कह रहा है ना, तो हम 12 और 13 चूज कर सकते हैं। हाइयर में तो ज़्यादा 12 और 13 हम चूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें 12 ही चूज करके, मतलब हम एक एक ही जो कम वाला है ना वही चूज करके आगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर यहाँ पे क्या है? 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24 सब है। तो यहाँ पे हम आएंगे और नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर हम यहाँ देख लेंगे। 10, 12, 14, 16, 20, 24 सब है। तो यहाँ वो वाला चूज करेंगे जिसका सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा किस पे है? 12 पे। तो हम 12 वाला चूज कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसेसर डिस्क्रिप्शन, इसमें मांगा गया i5, i7 और i9 सब मांगा गया है। तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे? i5, i7, i9 सब मांगा गया। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट क्या होगा। i3 तो मांगा नहीं गया है, तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे, इसको तो हम चूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे i5 और i7 तो मांगा गया है, लेकिन i5 में 18 ही प्रोडक्ट है और i7 में 5400 प्रोडक्ट है। तो अभी हम i5 ही लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम i5 लेके चलेंगे तो हमारा रेट मार्केट में कम होगा। प्रोसेसर नंबर i5 12500, i5 12600 सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ हम देख लेते हैं क्या चूज करना है हमें। i5 12500, 12600 के सब दिया, 12400, 12600 है कि नहीं वो देख लेते हैं हम। 12600 भी है, i5 12500 है, i5 12600 के है, 12600 के एफ है, 12600 है, ठीक है i5 में। तो हम ये चूज कर लेंगे यहाँ से 12600, एक ही चूज कर रहे हैं। एक और चूज कर लेते हैं क्योंकि प्रोडक्ट बहुत कम हो जा रहा है, तो एक यहाँ से हम और भी चूज कर लेते हैं। 12500 भी था ना, 12400 नहीं था। देखिए यहाँ पे जो 12400 आ रहा है, ये यहाँ पे 12400 नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 12400 को जो है वो चूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ 12500 को ही चूज करेंगे। चूज कर लिया हमने। अब फिर आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ बैंड इंटेल V-Pro AMD डैश, इंटेल V-Pro NA, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है दोनों का, इंटेल V-Pro AMD और NA। तो इंटेल V-Pro उधर भी है और NA इधर भी, मतलब दोनों चीज़ें सेम मैच हो गई ना, तो हम इसमें से चूज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों मैच है। चीपेस्ट सीरीज, चीपेस्ट सीरीज क्या है? B और Q, और यहाँ क्या मांगा गया है? HBQZ। तो यहाँ B और Q दोनों आ ही गया, तो यहाँ पे भी हम कुछ चूज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि दो वहाँ जो दो दिख रहा है वो दोनों यहाँ पे है। अगर नहीं होता, कुछ अलग होता, तो हम वहाँ पे चूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम है। चीपेस्ट नंबर Q470 और Q670 है, तो यहाँ हम चूज कर लेते हैं Q4। देखिए अब यहाँ हम चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंटेल B660 और Q670, लेकिन हमें जो है B660 तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे देखिए B660 नहीं है ना, Q670 है, तो यहाँ पे हमें चूज करना पड़ेगा। Q670 हमने यहाँ पे चूज कर लिया। अब एक्सपेंशन स्लॉट 1, 2, 3 और हाई है। एक तो एक उधर भी है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 प्रोफेशनल और विंडो 11 प्रोफेशनल। यहाँ देख लेते हैं, विंडो 10 प्रोफेशनल और विंडो 11 प्रोफेशनल दोनों है, दोनों इधर भी है, छोड़ देंगे, हम कोई चूज नहीं करेंगे। रैम साइज 8, 16, 32, 64, 128, 8, 16 दोनों है ही है, तो यहाँ पे भी हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं चूज करेंगे। एक्सपेंडेबिलिटी 64, 128, 64 है ही, इधर भी है, तो हम इसको भी कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। जो अलग होगा उसको हम चूज करेंगे, सेम होगा उसको हम चूज नहीं करेंगे। टाइप ऑफ SSD, यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ SSD 5 है, तो चलिए यहाँ पे चूज कर लेते हैं, SSD ही मांगा गया। टोटल हार्ड डिस्क 500, 1000, 1500 ये सब मांगा गया है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ से मांगा गया 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 0
सब कुछ है, 1000 जीरो मांगा गया, 1000 जीरो उधर भी है इधर भी है, तो ठीक है छोड़ देंगे। SSD 512, 768, 124, 2010, 4096। अब यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, 256 और 512। तो 256 इधर नहीं है तो हम क्या चूज करेंगे, 512 है तो हम यहाँ पे सिर्फ 512 ही चूज करेंगे, 256 को हम छोड़ देंगे। टोटल SSD कैपेसिटी 500, 1000, 2000 और हाइयर। तो यहाँ पे देखिए SSD यहाँ पे मामला फंस गया, यहाँ सॉरी है 500, 1000, 2000 जीरो और हाइयर है। तो चलिए यहाँ पे भी जीरो है ही है तो हमारा काम अभी चल जाएगा। कैबिनेट फॉर्म फैक्टर टावर, टावर यहाँ भी टावर है तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। मॉनिटर टेक्नोलॉजी IPS और हाइयर, IPS है ही यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। LED साइज 21, 22, 23, 24, 27, 23, 32, 27 मांगा गया है, 27 है यहाँ पे देखिए 27 है, तो चलिए इससे भी हमारा काम हो गया। मॉनिटर रेजुलेशन यहाँ मांगा है 1920, 1080, 1920, 1200। यहाँ कौन कौन से ऑप्शन है, 1920, 1080, 1920, 1200 दोनों ऑप्शन मिल गए हमें, तो इसका भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों मैच हो गया। इफ यस नंबर ऑफ स्पीकर्स अवेलेबल 2 और हाइयर। देखिए यहाँ पे फंस गया ना, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इफ़ येस नंबर ऑफ स्पीकर अवेलेबल 2 और हाइयर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो भैया जीरो है, तो यहाँ मामला हमारा फंस गया। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें कुछ चीज़ें और ऊपर से लेनी पड़ेंगी, जो हमने छोड़ दिया था वो हमें दोबारा से चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने छोड़ा है तो उसमें से क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ इसी में दिख रहा है नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर में। दोबारा हम ऊपर आएंगे और देखेंगे नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सब है। तो यहाँ से हम कुछ और भी चूज कर लेंगे, 6 है ना, तो यहाँ से हम देखते हैं 6 है, इसमें 6 है, तो यहाँ 6 में सबसे ज़्यादा आइटम है ना, तो हम 6 हम चूज कर लेते हैं। 6 हमने चूज कर लिया। पहले हमारा 2 प्रोडक्ट आ रहा था, अब देखिए 850 प्रोडक्ट आ गया, बढ़ गया फिर से प्रोडक्ट। फिर से अब हम वापस आ जाएंगे यहीं पे, 2 और हाइयर करना है हमें ना। अब यहाँ हम देख लेंगे 2 और हाइयर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए मिल गया हमें 2 और हाइयर, 0 1 छोड़ देंगे, हम सीधा 2 चूज करेंगे बस। कीबोर्ड कनेक्टिविटी वायर्ड, वायरलेस और हाइयर। यहाँ क्या कह रहे हैं, वायर्ड, वायरलेस और हाइयर दोनों है, तो दोनों हमारे पास है, हम छोड़ देंगे। ऑन साइड वॉल्यूम वारंटी क्या कह रहा है, ये 3, 4 और 5। तो यहाँ 3, 4 और 5 कह रहा है, 1 नहीं कह रहा ना, तो यहाँ पे हम 3 और 5 दोनों को चूज कर सकते हैं। या 3 साल की वारंटी देंगे तो हमारा रेट ऑब्वियसली कम होगा, 5 साल की वारंटी देंगे तो रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हम 3 साल ही रहने देते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे स्पेसिफिकेशन हो गया ख़त्म। एक इन्होंने एडिशनल स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि इनको इनबिल्ट वाईफाई चाहिए, तो ये आपको अलग से इसका रेट वगैरह जो है वो इसी में ऐड करना पड़ेगा अपने हिसाब से बैठा के। ठीक है, अब हमारा ये कैटलॉग हमने सारे फिल्टर लगा दिए बिड के हिसाब से। अब हमारा टोटल इसमें से 130 प्रोडक्ट छंट के आया है। अब अगर ये Q3 या Q4 में होता तो हम क्या करते, हम चेक कर लेते, जो भी ब्रांड नॉट वेरीफाइड होता उसको हम ऐड कर लेते। लेकिन ये Q2 में है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास ऑथोराइजेशन किस चीज़ का है। जिस भी चीज़ का हमारे पास ऑथोराइजेशन होगा वो उसी कैटलॉग को हम ऐड करेंगे। जैसे कि हमारे पास हो सकता है कि ऑथोराइजेशन एसर ब्रांड का हो, हमारे पास जो ऑथोराइजेशन है वो हो सकता है कि वो एसर ब्रांड का हो, या हो सकता है HP का हो, डेल का हो, या किसी अदर ब्रांड का हो। तो जिस भी ब्रांड का हमारे पास ऑथोराइजेशन होगा उस ब्रांड के प्रोडक्ट पे हम क्लिक कर देंगे। जो भी प्रोडक्ट है उस ब्रांड पे हम क्लिक करेंगे और उस ब्रांड के प्रोडक्ट को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे सेल दिस आइटम का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये Q2 प्रोडक्ट है और इसका ऑथोराइजेशन इनकी ID में नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं आ रहा। Q3 एंड Q4 में यहाँ पे सेल दिस आइटम का ऑप्शन आ जाता है इजीली, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो किस वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि इनके पास एसर ब्रांड का ऑथोराइजेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको सेल दिस आइटम नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऑथोराइजेशन होगा तो आप इसको कर सकते हैं। अब हम रेट जो डालेंगे जेम पोर्टल पे पार्टिसिपेट करते टाइम, तो हमने ये जो कैटलॉग इनको ऑफर किया है इस कैटलॉग के हिसाब से हम अपना रेट डालेंगे। जो कैटलॉग हमने ये डाला है इसी के हिसाब से हम अपना रेट डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम सिंगल आइटम बिड का कैटलॉग बनाते हैं। इससे अलावा और कोई तरीका नहीं है कैटलॉग बनाने का, यही तरीका है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। कैटलॉग तो हमने डाल दिया,
अब हमारे मार्केट प्लेस में लगता है कि प्रोडक्ट जो है वो आ भी गया होगा। अब उस टेंडर में हम पार्टिसिपेट करके देख लेते हैं। बिड नंबर यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, हमने पहले हमने सेव करके रखा हुआ है। तो जो भी हमारा बिड नंबर है उसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे, आप बिड्स में आएंगे, लिस्ट ऑफ बिड्स में आएंगे, और यहाँ जो हमारा बिड नंबर है उस बिड नंबर को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ऑन गोइंग बिड्स, एग्जैक्ट बिड सर्च करना है आपको, ये हमेशा एग्जैक्ट बिड सर्च करना है। और जो भी बिड नंबर है उसको आपको यहाँ पे बिड नंबर डालना है। ये बिड नंबर आ गया, ये बिड नंबर यहाँ से कॉपी करते हैं, बिड नंबर डालेंगे, सबमिट कर देंगे, पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे। कैटलॉग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए, जैसे ही हम कैटलॉग पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन आएगा चूज करने का कैटलॉग। अब यहाँ से हम कैटलॉग चूज कर लेंगे। हमने जो भी कैटलॉग डाला था वो कैटलॉग हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। अब इन दोनों में से जिस भी कैटलॉग के साथ हम जाना चाहे उस कैटलॉग के साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि इसी कैटेगरी का कैटलॉग है और यही दो कैटलॉग इनकी आइटम से मिलता जुलता है। तो इसमें से जिस भी कैटेगरी के साथ हम जाना चाहे उस कैटेगरी के साथ हम जा सकते हैं। रेट का कोई इशू नहीं है कि हमने यहाँ पे 2250 डाल दिया है तो हम यहाँ पे 2250 से कम डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ जो हमने रेट डाला ये ऐसे ही है, बिड में हम रेट डालेंगे हम अपने हिसाब से। ये इन्होंने जो एडिशनल पैरामीटर मांगे हैं, एडिशनल पैरामीटर बोला है उन्होंने, उसके लिए हम कंफर्म कर देंगे कि हाँ हम एडिशनल पैरामीटर देंगे। और इसको हम एक और एडिशनल पैरामीटर है, इसको भी हम सेव कर देंगे और इसको हम इनक्रिप्ट एंड सेव कर देंगे। इनक्रिप्ट एंड सेव करने के बाद हम यहाँ पे अपना रेट डालेंगे, जिस भी रेट पे हम इस माल को देना चाहते हैं। रेट डालने के लिए हमने पहले ही बताया आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। आपको अपना कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर चार्जेज, इतना दिन आपका पेमेंट फंसेगा वो, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, जितना दिन पेमेंट आपका होल्ड रहेगा वो, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। जीएसटी इंक्लूड, 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो इन्होंने, इन सेलर ने जो हमें रेट दिया था, ये दिया था इन्होंने, देखिए अब यहाँ पे इनका ऑफर रेट कितना आ रहा था कैटलॉग का, 2500 रुपया ना। अब यहाँ देखिए रेट कितना डलेगा, 1,31,331 रुपया, इतना रेट डलेगा, क्योंकि इनको इस रेट में देना है। उन्होंने वहाँ पे जो 2500 कैटलॉग डाला था उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ अपना क्या रेट डालना है। हमने यहाँ रेट डाल दिया, इनक्रिप्ट एंड सेव करेंगे। इनक्रिप्ट एंड सेव करने के बाद ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। डू यू वांट टू ईएमडी एग्जाम्पशन, तो हम यहाँ करेंगे येस कि हाँ ईएमडी एग्जाम्पशन हम चाहते हैं। जैसा हमने बताया आपको ना कि ईएमडी एग्जाम्पशन हम ले सकते हैं एमएससी के थ्रू, तो ईएमडी एग्जाम्पशन में हम येस करेंगे और यहाँ से चूज कर लेंगे हम सबसे लास्ट वाला, रजिस्टर्ड विद डेजिग्नेटेड एजेंसी, यहाँ चूज किया और अपलोड फाइल पे हम जाके अपलोड कर देंगे हम एमएसएमई सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ हम अपलोड कर देंगे एमएसएमई सर्टिफिकेट। हमने यहाँ पे एमएसएमई सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। उसके बाद अब हमारे पास आता है सारे डॉक्यूमेंट पे हमारा साइन स्टैम्प होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पहले से रेडी है, इसलिए हम सेम डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था आपको एक्सपीरियंस में क्या लगाना है, अंडरटेकिंग जो एग्जाम्पशन का है वो, 5 पेज का गवर्नमेंट का गाइडलाइंस और एमएसएमई सर्टिफिकेट, इन तीनों को एक साथ मर्ज करके लगा देना है। तो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस अपलोड कर देते हैं। तो एक्सपीरियंस में हमारा जो बना हुआ है वो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस में भी सेम हम एक्सपीरियंस में जो डालेंगे वही डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो परफॉर्मेंस नहीं होगा। और टर्नओवर में भी हम सेम चीज़ डाल सकते हैं, क्योंकि जब एक्सपीरियंस ही नहीं है तो टर्नओवर कहाँ से होगा। तो इन तीनों में हम सेम एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, क्या, एग्जाम्पशन लेटर, गवर्नमेंट का गाइडलाइंस 5 पेज का जो हमने भेजा हुआ है आपको, और एमएसएमई सर्टिफिकेट, तीनों को मर्ज करके। अब यहाँ इन्होंने एटीसी मांगा है, एटीसी में हम क्या अपलोड करेंगे, जो भी हमारे पास कॉमन डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ये सारा कॉमन डॉक्यूमेंट है ना, ये कॉमन डॉक्यूमेंट हम एटीसी में अपलोड कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि यहीं आपको अपलोड करना है, जहाँ मर्जी आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बस कहना क्या चाहते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं अपलोड हो जाने चाहिए, बस। यहाँ पे हमने एटीसी अपलोड कर दिया। ओईएम ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट अब यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे आप सेम, अगर आप खुद बनाते हैं तो खुद के लेटर हेड पे लिख दीजिए, क्योंकि ये कोई ब्रांडेड चीज़ तो है नहीं, ये कोई भी बंदा बना सकता है।
तो यहाँ खुद के लेटर हेड पे लिख दीजिए कि हम ये जो प्रोडक्ट है हम खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारा कोई ब्रांड नहीं है, अनब्रांडेड है, या अगर आपका कोई ब्रांड है तो उस ब्रांड का नाम भी आप मेंशन करके अपना लेटर हेड यहाँ पे अपलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या अपलोड करना है, OEM का सर्टिफिकेट। यहाँ OEM का टर्नओवर, अगर आपका OEM कोई दूसरा है तो उनका टर्नओवर सर्टिफिकेट मंगाइए और वो अपलोड कीजिए, नहीं अगर आप खुद OEM हैं तो यहाँ पे आप अपना खुद का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, खुद का टर्नओवर। अब जब आपका खुद का टर्नओवर नहीं है, आप नए हो तो खुद का टर्नओवर नहीं है, तो यहाँ पे भी सेम क्या चीज़ अपलोड करोगे आप, जो यहाँ हमने अपलोड किया था, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, एग्जाम्पशन लेटर और MSME सर्टिफिकेट। दूसरा और मांगा इन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड इन ATC। एडिशनल डॉक्यूमेंट में क्या डालेंगे, जो जो इन्होंने मांगा हुआ है, क्या क्या, बिड अटैच डॉक्यूमेंट, बिड डॉक्यूमेंट, बिड का जो अटैच डॉक्यूमेंट था वो साइन स्टैम्प कर देंगे, बिड का जो डॉक्यूमेंट है वो साइन स्टैम्प कर देंगे, और जो 2 एफिडेविट माना है इनमें, ये चारों का एक PDF बनाएंगे और इन चारों को हम एक PDF बना के यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। अभी हम यहाँ पे रफली कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, आपको जो हमने बताया आपको वही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगला ऑप्शन आता है कंप्लायंस ऑफ BOQ का। तो BOQ ऑफ कंप्लायंस में इसमें कल भी हमने बताया था आपको क्या अपलोड करना होता है, स्पेसिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट। ध्यान रखिएगा हर एक डॉक्यूमेंट पे आपका साइन स्टैम्प होना ही चाहिए। ठीक है, कंप्लायंस ऑफ BOQ स्पेसिफिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो अटैचमेंट इनका लगा हुआ था, ये वाला अटैचमेंट लगा हुआ था ना, तो इस पर हम साइन स्टैम्प करेंगे और इसी सेम डॉक्यूमेंट को साइन स्टैम्प करने के बाद हम यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो गया। अब हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, इस वजह से देखिए यहाँ पे नो लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम मैन्युफैक्चरर होते इस चीज़ के जैम पोर्टल पे एज अ वेंडर असेसमेंट हमने कराया होता, क्योंकि ये Q3 प्रोडक्ट है तो इसका हम मैन्युफैक्चरर तभी बन सकते हैं, OEM तभी बन सकते हैं जब हमने वेंडर असेसमेंट कराया हो। तो हमने वेंडर असेसमेंट तो कराया नहीं है, तो इसीलिए इसने हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं बताया, इसने नो कर दिया। अब हम इस पर आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ा हमने, जैसे देखा हमने क्या लिख के आगे आइए, मैन्युफैक्चरिंग MSE फॉर दिस प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड एज दिस बिड इज रिजर्व फॉर MSE। इसका मतलब कि इस बिड में जो पार्टिसिपेट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही पार्टिसिपेट कर पाएगा, रीसेलर नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का कि ये जो है, ये जो हमारा क्लाइंट है, ये रीसेलर है, तो ये अब इस बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ये पूरा बेकार हो गया। ठीक है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये बिड इज रिजर्व फॉर MSE। यस, तो अगर ये प्रोडक्ट, ये जो बिड था, अगर ये BOQ बिड होता है या ये कस्टम बिड होता, तो इसमें हम अपने आप को मैन्युफैक्चरर दिखा लेते, जैसे हमने कल के क्लास में बताया था आपको। लेकिन ये सिंगल आइटम बिड है, तो इसमें हम अपने आप को मैन्युफैक्चरर नहीं दिखा सकते हैं, सिंगल आइटम बिड और बंच बिड में, क्योंकि इन दोनों बिडों में अपने आप को मैन्युफैक्चरर दिखाने के लिए हमें अपने आप को वेंडर असेसमेंट कराना पड़ेगा, तभी जाके हम OEM बन पाएंगे, वरना नहीं। उसके बाद जो है, अब अगर हम पार्टिसिपेट कर पाते तो हम सेव पे क्लिक करते, आगे आता हमारा EMD का, इस पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते, फिर वेरीफाई विद OTP भी डालते और वेरीफाई कर देते, हमारा टेंडर जो है वो पार्टिसिपेट हो जाता। सबके टेंडर में पार्टिसिपेट करने का तरीका सेम ही है, ऑफर प्राइस के बाद सिर्फ कैटलॉग डालने का तरीका सबका अलग अलग है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, प्रोडक्ट बिड से रिलेटेड कोई डाउट, तो आप लोग अब पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, ये तो हमने आप लोगों को दिखाने के लिए किया है। वैसे तो यहाँ साफ साफ हमें पता ही लग गया ना कि ये सिंगल आइटम बिड है और क्या कहते हैं रिजर्व है, ये तो हम पहले ही देख के इसको करेंगे ही नहीं। और अगर मैन्युफैक्चरर हमें OEM का सर्टिफिकेट दे देता तब नहीं कर पाते, तब भी नहीं कर पाते, इसमें मैन्युफैक्चरर ही होना चाहिए। ये इन्होंने रिजर्व कर दिया है ना, ये इन्होंने बिड ही रिजर्व कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ये बिड देखने से ही पता लग रहा है ना कि ये बिड किसी एक बंदे के लिए है। ये कितने कंप्यूटर की बिड थी है? ये कंप्यूटर का नहीं, ये सिंगल साइनेज बोर्ड का बिड था ना, ये कंप्यूटर का नहीं था। कितने साइनेज बोर्ड का था? ये 3 थे, 3 पीस लिखा है ना जी। तो कोई कंप्यूटर का होता और मुश्किल से वो 50 कंप्यूटर होते और उसमें मैन्युफैक्चरर कहता वही आएगा, नहीं चाहे तो फिर क्या होगा?
आपको मैन्युफैक्चरर ही होना पड़ेगा, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर इसमें रिजर्व फॉर एमएससी लिखा हुआ है यस, तो अगर रिजर्व फॉर एमएससी में नो है तो आप अगर रीसेलर भी है फिर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा है ना, मैन्युफैक्चरर तो करता ही नहीं है पार्टिसिपेट छोटी बिड में। नहीं, तो अगर कंप्यूटर का भी बिड है तो ठीक है, एसर एचपी डेल नहीं करेंगे पार्टिसिपेट, लेकिन बाकी जो लोकल ब्रांड है वो तो पार्टिसिपेट कर ही लेंगे। अच्छा, हाँ क्योंकि कई बार वो मना कर देते हैं ना, हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो ये डायरेक्ट नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करेंगी, छोटी कंपनियां तो कर ही लेंगी। और कोई बोर्ड डाउट किसी पुराने को? का था ना सर, ये ब्लोसन बोर्ड का। हाँ ये ब्लोसन बोर्ड का था ना टेन सर, ये वाला। हाँ हाँ, लगभग उसी के जैसा होता है, ये उसी के सर जैसा है। ये क्या लिखना है ब्लोसन बोर्ड में, ये कहाँ पे लिखा होता है सर? ये यहाँ पे आइटम का नाम लिखा हुआ है ना, ये एक्सटर्नल ब्रांडिंग साइनेज बोर्ड। मतलब यही वहीं पे लिखना है बोर्ड में, मतलब दोबारा बोलिए। बोर्ड में वो ब्लोसन में ये वाला ही लिखना है ना? नहीं नहीं, बोर्ड में जो हमें लिखना है यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, ये आप स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई लव करके लिखना है। जैसे कोई शहर का नाम लिख के नहीं लिखते, आई लव देहरादून, आई लव उत्तराखंड, आई लव दिल्ली, वैसे लिखना है हाँ, इसमें, वो इसमें लिखा होता है हुआ कहीं है। पे सर? हाँ, ये यहीं पे लिखा होता है सर, ये ना कैसे पता चलेगा जी ये वाला लिखना है? ये स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा, ये स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा। आप पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन सही से तो आपको सब लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। सर ऐसा था, मैंने ना एक कंपनी अपनी एमएसएमई में रजिस्टर कराई। अभी 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 अजय जी अभी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, वरना फिर हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ने से पहले इसका पहले क्लियर कीजिए। अगर प्रोडक्ट बिट से रिलेटेड कोई डाउट, प्रोडक्ट बिड सर करके थोड़ा आइडिया लगेगा। हाँ तो वो कीजिएगा आप। प्रोडक्ट बिट का जो क्लास है वो यहीं समाप्त होता है।